नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर साथ हैं आज के सेशन में जिसमें हम बात करेंगे क्लोज टेस्ट पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का लेटेस्ट एडिशन फॉलो कर रहे हैं जिसको 2024 एडिशन भी माना जा सकता है और इसमें 2018 से 2023 तक के क्वेश्चंस मौजूद हैं। इस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस। तो आप इस एडिशन को, आप इस किताब को अरेंज कर लें, अपने दोस्तों वगैरह से ले लें। इसके अलावा हम जो भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। जो टेलीग्राम चैनल हमने लिंक किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल से, यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर आपको उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आपके सामने है आज क्लोज टेस्ट, जो कि चौथा क्लोज टेस्ट माना जा सकता है हमारे सीक्वेंस के हिसाब से। इस एडिशन में देखिए, इससे पहले 2015-16 के भी कुछ क्लोज टेस्ट पड़े हुए थे, उसको हमने पुरानी सीरीज के लिए छोड़ दिया था, जो हम 16,500 प्लस से कंटिन्यू कर रहे थे। ये हमारे सीक्वेंस के हिसाब से चौथा क्लोज टेस्ट है। और इसके अलावा हमने यहाँ पर एग्जाम का नाम भी लिखा हुआ है, जैसे कि ये क्लोज टेस्ट जो आपके सामने है आया हुआ है एसएससी सीजीएल टीयर 1 सीबीई एग्जाम 6 जून 2019 को शिफ्ट थर्ड में। तो आप इस एग्जाम के नाम के हिसाब से और डेट के हिसाब से भी इस क्लोज टेस्ट को अपनी वाली एडिशन में, अपनी वाली किताब में ढूंढ सकते हैं। देखिए, कनाडा की बात की गई है। कनाडा इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए पहली क्लोज यहाँ पर लिखी हुई है, एक क्लोज आपकी ये हो गई और दूसरी क्लोज आगे लिखी हुई है इट्स पॉपुलेशन इज ओनली अबाउट 26 मिलियन। तो दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए हमें चाहिए होता है कंजंक्शन। तो निश्चित रूप से हमें यहाँ पर एक कंजंक्शन की आवश्यकता है। अब 4 कंजंक्शन हमें दिए गए हैं, बिकॉज, सो, अंटिल या बट। अब ये चारों कंजंक्शन जो है इनका एक फंक्शन है, इनका एक मीनिंग है। उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे करने के लिए, उस स्पेसिफिक फंक्शन को निभाने के लिए ही ये किसी स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में यूज होंगे। कहने का मतलब है कि हर वर्ड का, इंग्लिश में हर वर्ड का एक मीनिंग होता है, उसका एक फंक्शन होता है और उसी हिसाब से, अपने मीनिंग के हिसाब से, अपने फंक्शन के हिसाब से ही वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, सिंटेक्स में फिट होता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो कंजंक्शन हमें दिया गया है बिकॉज दिया गया है, जो कि प्रॉपर या एग्जैक्ट रीजन बताने के लिए यूज होता है। मतलब अगर हम किसी इंफॉर्मेशन का या किसी एक्शन का रीजन बताना चाहते हैं तो हम उस रीजन को जोड़ने के लिए यहाँ बिकॉज लगा सकते थे। लेकिन क्या कनाडा के 3 टाइम्स साइज ऑफ इंडिया होने का रीजन ये है कि उसकी पॉपुलेशन ओनली अबाउट 26 मिलियन है? नहीं, ये तो रीजन नहीं है। अब देखिए, जो सो कंजंक्शन आपको दिया गया है, ये क्लोज ऑफ रिजल्ट या क्लोज ऑफ डिसीजन जोड़ता है। आपने कोई इंफॉर्मेशन लिखी, उस इंफॉर्मेशन में कोई एक्टिविटी है, तो उस एक्शन की वजह से, उस इंफॉर्मेशन की वजह से जो डिसीजन लिया गया, उस डिसीजन को जोड़ने के लिए या उस इंफॉर्मेशन की, उस एक्शन की वजह से जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को जोड़ने के लिए आप सो कंजंक्शन को लगा सकते हैं। मतलब सो कंजंक्शन से ऐसी क्लोज को जोड़ा जाता है जो कि डिसीजन हो या रिजल्ट हो पहले लिखी गई इंफॉर्मेशन का या एक्शन का। तो ऐसा भी नहीं है कि उसके 3 टाइम द साइज ऑफ इंडिया, कनाडा का साइज इंडिया के 3 गुना होने का रिजल्ट ये है कि उसकी पॉपुलेशन केवल 26 मिलियन है। तो ये रिजल्ट भी हम बताना नहीं चाह रहे हैं, डिसीजन भी हम यहाँ पर रेफर नहीं करना चाह रहे हैं। ये कंजंक्शन भी आप कैंसिल आउट कर देंगे, ऑप्शन से हटा देंगे। देखिए, अंटिल जो है एक टाइम रिलेवेंट कंजंक्शन होता है। इसको टाइम रिलेवेंट फंक्शन में कंसीडर किया जा सकता है। ये टाइम को रिफर करता है और टाइम को भी कैसे रिफर करता है? डेडलाइन बताता है कि कोई एक्शन चला किसी भी पॉइंट पर हो, किसी भी ड्यूरेशन के लिए चला हो, लेकिन वो इस पॉइंट तक चला। तो इस पॉइंट को रिफर करने के लिए, जिस पॉइंट तक कोई एक्शन चला, उस पॉइंट को रिफर करने के लिए हम अंटिल कंजंक्शन लगा सकते हैं। अंटिल कंजंक्शन के साथ कोई क्लोज लिखी होगी और वो क्लोज जो होगी वो इस पॉइंट को, उस क्लोज का जो एक्शन है वो इस पॉइंट को रिफर कर रहा होगा जिस पॉइंट तक मेन क्लोज वाला एक्शन चला है। यानी कि अंटिल डेड लाइन या लास्ट पॉइंट रेफर करने के लिए हम यूज किया जाता है। मतलब अंटिल कंजंक्शन के द्वारा जिस क्लोज को हम जोड़ते हैं, उस क्लोज का जो एक्शन है, वो एक्शन जिस पॉइंट पर हुआ होगा वो पॉइंट मेन क्लोज वाले एक्शन का लास्ट पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है। तो अंटिल को हम लगाते हैं टाइम रिलेवेंट फंक्शन में। तो अंटिल भी यहाँ नहीं आना है। हम कोई ऐसा नहीं बता रहे हैं कि उसका साइज कनाडा का तब तक था जब तक पॉपुलेशन इतनी थी। तो ऐसा टाइम रिलेवेंट फंक्शन भी हम यहाँ पर कोई
हमें कोई चाहिए नहीं, तो ये अंटिल कंजंक्शन भी कैंसिल आउट हो गया। एक्चुअली में जो बट कंजंक्शन है, बट कंजंक्शन लगाया जाता है अपोजिट या डिफरेंट इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूं अपोजिट या डिफरेंट इंफॉर्मेशन जोड़ने के लिए, ठीक है। अपोजिट या डिफरेंट इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए हम बट कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए पहली इंफॉर्मेशन आपकी लिखी हुई है, कनाडा इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ इंडिया। इंडिया का जो साइज है उसका 3 गुना है कनाडा, एरिया वाइज, अगर हम एरिया स्पेसिफिक रहे तो। लेकिन उसकी पॉपुलेशन जो है उसकी पॉपुलेशन केवल 26 मिलियन है, और इंडिया की पॉपुलेशन तो आप जानते हैं 144-145 बिलियन के आसपास अप्रोक्सीमेटली बताई जाती है। तो ये जो दूसरी वाली इंफॉर्मेशन दी गई है, ये पहली वाली इंफॉर्मेशन का अपोजिट है, एकदम कॉन्ट्रास्ट है कि साइज तो 3 गुना है लेकिन उसकी पॉपुलेशन इतनी है। तो यहां पर आ जाना चाहिए था बट कंजंक्शन। बट कंजंक्शन हम यहां पर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम एक ऐसी इंफॉर्मेशन को जोड़ रहे हैं जो कि पहले लिखी गई मेन क्लोज में, मेन क्लोज की इंफॉर्मेशन के डायरेक्ट अपोजिट है। तो 76 का हो जाना था आपका फोर्थ ऑप्शन। 77 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, कनाडा इज 3, पूरा पढ़ दे रहा हूं मैं एक बार, कनाडा इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ इंडिया बट इट्स पॉपुलेशन इज ओनली अबाउट 26 मिलियन। द एवरेज ऑफ पॉपुलेशन, अब देखिए यहाँ पर ये कोई एडजेक्टिव लगा हुआ है, एडजेक्टिव लगा हुआ है एवरेज, और द लगा हुआ है आर्टिकल, यहाँ पर कोई नाउन आना है। चारों ही नाउन दिए गए हैं मेरे ख्याल से आपको, कंसिस्टेंसी, डेंसिटी, क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी। आगे पूरा और सेंटेंस को पढ़ते हैं कि कौन सा नाउन यहाँ पर आना है। देखिए कई बार जो है आप केवल इतना ब्लैंक देखकर ही ऑप्शन ना फिल करने लग जाए, आप पूरी लाइन पढ़े, आप पूरा सेंटेंस पढ़े, उससे आपको पता चलेगा कि किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, किस कंटेक्स्ट में किस तरह के ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। सेंटेंस को लिखकर, क्लोज टेक्स्ट को लिखकर, तो उस कंटेक्स्ट को समझने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को समझने के लिए आपको आगे पीछे की इंफॉर्मेशन पढ़नी चाहिए। तो क्या कहा जा रहा है, द एवरेज ब्लैंक ऑफ पॉपुलेशन इज लेस देन 3 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। 3 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, कहने का मतलब है कि पर स्क्वायर किलोमीटर की बात करें हम, 1 किलोमीटर इधर को और 1 किलोमीटर, चलो कनाडा के मैप पे चल लेते हैं, मैंने मैप लगवाया हुआ है, मैप पे ये सब कर लेते हैं। ये रहा कनाडा का मैप, ठीक है, ये आपके सामने कनाडा का मैप है, कनाडा है। कहा आपसे जा रहा है कि ये जो 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होगा, हालांकि बहुत छोटा सा होगा लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बड़ा बना रहा हूं। 1 स्क्वायर किलोमीटर मैप के हिसाब से देखे तो इतना होगा जितना मैंने कोई पॉइंट लगा दिया, ये 1 स्क्वायर किलोमीटर होगा, या शायद इससे भी छोटा हो। लेकिन समझने के लिए देख लेते हैं कि 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया होगा 1 किलोमीटर वाइड और 1 किलोमीटर लेंथी, तो इसमें केवल 3 पर्सन ही है, यही तो कहा जा रहा है, 3 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये जो रिफर किया जाता है, ये रिफर किया जाता है, या ये जो यूनिट है कॉन्सेप्चुअली, ये जो यूनिट है ये है पॉपुलेशन डेंसिटी की, इसको बोला जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। हिंदी वाले अगर बच्चे यहाँ बैठे हो तो जनसंख्या घनत्व उन्होंने सुना होगा। जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने पर्सन एग्जिस्ट करते हैं, कितने लोग रहते हैं, कितने लोगों का घर है। इंडिया में तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और फिर इंडिया कोई बहुत बड़ा भी नहीं है, 7वें नंबर पे आता है मेरे ख्याल से एरिया के रेस्पेक्ट में। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने पूरा का पूरा एरिया लिया होगा, कनाडा का जितना भी एरिया है। ये निकाला कैसे होगा पॉपुलेशन डेंसिटी, इन्होंने पूरा का पूरा कनाडा का जो एरिया है उसको, एरिया को लिया होगा और पॉपुलेशन को लिया होगा, जो टोटल पॉपुलेशन है, जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया गया होगा टोटल एरिया ऑफ कनाडा से। तो यहां से निकल के आया होगा एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, इसको ही कहा जा रहा है एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी। ये इस तरह से अगर आपको मैं बताता हूं, समझाता हूं चीजें, तो क्लियर भी होती है और आपकी जीके भी इंप्रूव होती है। तो इसको कहा जा रहा होगा एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको आपके क्लोज टेस्ट में दिया हुआ है। तो यहां पर क्या ऑप्शन हो जाना था, यहां पर ऑप्शन हो जाना था पॉपुलेशन डेंसिटी, द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन,
यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाता है डेंसिटी। बाकी के सारे ऑप्शन जो है आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। कंसिस्टेंसी का कोई मतलब नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कंटिन्यूटी इन एक्शंस। आपने आज कुछ किया, कल फिर कुछ किया, कल फिर कुछ किया। जैसे मैं रोज एक वीडियो डालता रहूं, 2 वीडियो डालता रहूं, किसी भी दिन मैं अपसेंट ना रहूं, इंटरप्शन ना हो, तो इसको कहा जा सकता है कंसिस्टेंसी। अगर मैंने 2 वीडियो डाल दी आज और 2 दिन के लिए छुट्टी कर दी, फिर एक वीडियो डाल दी, फिर 3-4 दिन की छुट्टी कर दी, तो आप कहोगे कि सर हमारे बहुत ही इनकंसिस्टेंट है। इसको कहा जाता है इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब कंटिन्यूटी इन एक्शंस और बिहेवियर। तो ऐसी किसी इस तरह के किसी मीनिंग को, कंटेक्स्ट को यहाँ पर रिफर नहीं किया जा रहा। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, कोई चीज बार बार हो रही है। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, ठीक है, अमाउंट ऑफ समथिंग, क्या नंबर है, कितने किलो है, कितने लीटर है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर रिफर नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर रिफर किया जा रहा है डेंसिटी को। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लेस देन 3 persons पर स्क्वायर किलोमीटर इन कनाडा। ठीक है, इन कनाडा यहाँ पर प्रीपोजिशन आनी है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या जोड़ रहे हैं, एक तरह का ऑब्जेक्ट ही तो जोड़ रहे हैं। ये एक ऑब्जेक्ट जोड़ रहे हैं जो कि एक नाउन है, और ये कनाडा है क्या, एक रीजन है, एक कंट्री है। और ये कंट्री जो होते हैं, इनसे पहले इन लगाया जाता है जब हम किसी बाउंडेड या क्लोज रीजन को रिफर कर रहे हो। मैं फिर से आपको एक बार कनाडा के मैप पर ले चलता हूं। ये रहा, देखिए आप कनाडा के मैप को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, अरे कहाँ गया, सॉरी, ये रहा कनाडा का मैप। कनाडा के मैप को अगर आप देखेंगे तो इसकी एक बाउंड्री है। ये जो है ना, ये बाउंड्री है, ये इसकी बाउंड्री है, ये इसकी बाउंड्री है। तो इसको कहा जा सकता है क्लोज्ड रीजन। बाउंड्री के हिसाब से इसको कहा जा सकता है बाउंडेड रीजन। इसको रिफर किया जाएगा बाउंडेड रीजन कहा जाएगा, कि इसकी एक बाउंड्री है, बाउंडेड रीजन है। केवल इस बाउंड्री के अंदर के क्षेत्रफल को ही, अंदर के एरिया को ही आप कनाडा कह सकते हैं। इससे बाहर कुछ भी होगा तो वो कनाडा नहीं है। कनाडा का सी हो सकता है, लेकिन वो कनाडा नहीं है। तो ये जो बाउंड्री है, जो मैंने यहाँ पर ये आपको बताई है, इसको कहा जाता है बाउंड्री। और ये हो गया एक बाउंडेड रीजन। तो बाउंडेड रीजन को रिफर करने के लिए हम लगाकर चलते हैं इन प्रीपोजिशन। जहां भी हम किसी बाउंड्री रीजन को रिफर करेंगे, इन दिल्ली, इन उत्तर प्रदेश की भी एक बाउंड्री है। इन अरुणाचल प्रदेश की एक बाउंड्री है। इन इंडिया की एक सीमा है, उसको भी एक बाउंड्री रीजन कंसीडर किया जाएगा। तो अगर किसी एरिया को अगर एक बाउंड्री रीजन कंसीडर किया जा रहा है, तो आप प्रीपोजिशन लगाएंगे इन। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी के जो प्रीपोजिशन है वो अलग कंटेक्स्ट में यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखे गए हैं। एट हम लगाते हैं जब किसी स्पेसिफिक पॉइंट को रिफर करते हैं, स्पेस में या टाइम में। स्पेस मतलब किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन को रिफर कर रहे हैं तो हम एट लगाते हैं, और किसी टाइम में किसी पॉइंट को एट 8 PM, एट 10 o'clock, एट 12 o'clock, एट नून। तो ये सिचुएशन जो है यहाँ पर नहीं है, तो एट भी नहीं आएगा। ऑन लगाते हैं हम किसी सरफेस को रिफर करने के लिए। अगर किसी सरफेस पर कोई चीज एग्जिस्ट करती है या किसी सरफेस पर कोई मूवमेंट होती है, कुछ होता है, तो हम ऑन लगा देते हैं। इनटू लगाते हैं हम किसी बाउंड्री रीजन में या किसी एनक्लोज्ड स्पेस में। एनक्लोज्ड मतलब जिस स्पेस को बंद किया गया हो, जैसे रूम, जैसे स्टूडियो, जैसे कोई हॉल, जैसे कोई हॉस्पिटल, कोई कॉलेज, इनको एनक्लोज्ड रूम या एनक्लोज्ड स्पेस कहा जा सकता है। तो इस स्पेस में अगर कोई मूवमेंट हो, बाहर से आता हुआ कोई अंदर को चला जाए, तो इस इनवर्ड मूवमेंट को दिखाने के लिए हम इनटू लगाते हैं। तो बाकी के 3 प्रीपोजिशन जो है कंटेक्स्ट और मीनिंग के हिसाब से फिट नहीं है, इन प्रीपोजिशन ठीक है। 78 का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। आगे चल लेते हैं, एक दूसरा पैराग्राफ में दिया है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज हाईली डिफरिंग, अनइवन, इनफ्रीक्वेंट, रफ। देखिए अनइवन का मतलब होता है अनइक्वल, नॉट इक्वल। अनइवन का मतलब होता है नॉट इक्वल, ठीक है। देखिए अभी बताया गया है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बहुत कम है, उसके बाद ये बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो भी हाईली अनइवन है। अनइवन मतलब इक्वल है, नॉट इक्वल है। और वो इक्वल क्यों है, उसके अनइक्वल होने का भी रीजन आगे बताया गया है, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कनाडा के मैप में, ये कनाडा का मैप है, अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर पॉपुलेशन, पैराग्राफ में बात लिखी हुई भी है कि 80% पॉपुलेशन जो है साउथर्न रीजन में, इसी रीजन में रहती है। ये जो रीजन है साउथर्न रीजन, इसी रीजन में 80% पॉपुलेशन, इसी रीजन में।
क्योंकि ये वाला जो रीजन है कनाडा का, ये वाला जो रीजन है कनाडा का, ये रीजन बहुत ही कोल्ड है, बहुत ही ठंडा है। लगभग यहाँ पर बर्फ जमी रहती है और ये पोल के बहुत पास है, इसके ऊपर को नॉर्थ पोल ही आ जाता है इधर को। तो नॉर्थ पोल के बहुत नजदीक होने की वजह से यहाँ पर सरवाइव करना, बहुत ज्यादा ठंडी होने की वजह से, नॉर्थ पोल के करीब होने की वजह से यहाँ पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो ज्यादातर यानी कि 80% जो पॉपुलेशन है कनाडा की, वो यहाँ साउथर्न रीजन में एग्जिस्ट करती है, साउथर्न रीजन में रहती है, इस एरिया में, इस क्षेत्र में। ठीक है, इस क्षेत्र में यहाँ को नीचे को रहती है। तो इसी चीज को कहा जा रहा है कि जो जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज हाईली अनइवन, अनइक्वल। अनइवन का मतलब अनइक्वल। यहां पर सही ऑप्शन हो जाना था अनइवन। अनइवन का मतलब नॉट इक्वल। ऐसा नहीं है कि समान रूप से सभी जगह लोग रह रहे हो, कुछ जगह रह रहे हैं, कुछ जगह नहीं रह रहे हैं। और इसका रीजन आगे बताया गया है, क्लोज टेस्ट में इसका रीजन बताया गया है। नियरली 80% ऑफ द पीपल, आगे क्या जाना चाहिए था ऑप्शन में देख लेते हैं। Nearly 80% of the people live in a narrow belt less than 300 किलोमीटर वाइड along the southern border। अगर मैं वापस आपको लेके जाऊं और इस इंफॉर्मेशन पर मैं आपको, देखिए इस पैराग्राफ से आपकी कनाडा के बारे में भी नॉलेज इंप्रूव हो रही है, तो जरा ध्यान से देख लो। ये कहा जा रहा है कि 300 किलोमीटर वाइड जो लेन है, नियरली 80% पॉपुलेशन, ये साउथर्न बॉर्डर हो गया, नीचे को यूएसए लग जाता है, इसके नीचे को यूएसए आ जाता है यहाँ को, और साउथर्न बॉर्डर ये हो गया। ये साउथर्न बॉर्डर से 300 किलोमीटर वाइड जो लेन है, जो वाइड रीजन है, उस 300 किलोमीटर में ही 80% पॉपुलेशन लिव करती है, एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। तो यहाँ पर 80 में क्या हो जाना चाहिए था, लिव। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लिव। नियरली 80% ऑफ द पॉपुलेशन लिव in a narrow belt less than 300 kilometer wide along the southern border. The rest of the country has a very sparse population due to excessive cold. उसी चीज का जो है रीजन लिखा गया है, जो मैंने भी आपको बताई थी। बाकी की जो वर्ब है, ये तो देखो रिमेन का मतलब तो जो कुछ बच गया उसका स्टे हो गया, उसके उस मीनिंग को रिफर करने के लिए यूज होती है, तो आती नहीं। सर्वाइव के बारे में बता देता हूँ, सबसिस्ट के बारे में बता देता हूँ, आपके काम आएगी कहीं ना कहीं किसी सेंटेंस में। सर्वाइव का मतलब होता है टू कंटिन्यू टू लिव और एग्जिस्ट आफ्टर ए डेंजरस इवेंट। कोई आपके साथ कोई डेंजरस इवेंट हो गया, या कोई ऐसी आपदा आ गई, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, उसके बाद भी आप जिंदा रह गए, आप एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको कहा जाता है सर्वाइव कर गए आप। आपका कोई एक्सीडेंट हो गया लेकिन आप बच गए, तो आप कहेंगे कि मैं सरवाइव कर गया। आपकी फैमिली पे कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई डेंजरस इवेंट, कोई डेंजरस सिचुएशन में आप फंस गए, लेकिन उसके बाद भी जो है आप जीवित है, रह रहे हैं, तो उसको आप कहेंगे सरवाइव कर गए। तो मैं लिख देता हूं टू कंटिन्यू टू लिव और एग्जिस्ट आफ्टर अ डेंजरस इवेंट। सबसिस्ट का मतलब क्या होता है? सबसिस्ट का मतलब मैं कह सकता हूं, सबसिस्ट का मतलब होता है टू गेट इनफ फूड और मनी टू लिव। जिंदा रहने के लिए जितने फूड या जितने मनी की आवश्यकता आपको होती है, केवल उतना ही फूड आपको मिल जाना, उससे ज्यादा मनी, उससे ज्यादा फूड आपको ना मिलना, उतना ही मिल जाना। ठीक है, सबसिस्ट का मतलब हो जाएगा टू गेट इनफ फूड और मनी टू लिव। ठीक है, इसका मतलब होता है, ये सबसिस्ट का मतलब होता है। तो इस तरह से ये आपका क्लोज टेस्ट है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, आसान है। लेकिन क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ करने के लिए आपकी जो है कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन पढ़कर आपको समझ में आना चाहिए कि क्या कंटेक्स्ट है, क्या क्लोज टेस्ट की थीम है, और किस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए क्लोज टेस्ट को या सेंटेंस को लिखा गया है। ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगर आपको किसी भी सेंटेंस से, किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।